आप तुलनात्मक रूप से पूछ रहे हैं और तुलनात्मक रूप से आपको अध्ययन अगर करना है तो 20 साल पीछे जाना पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा की सरकार थी। तो लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति थी कि जिस इलाके में आप आए हैं, दतिया और बुंदेलखंड के, इस इलाके में रात में लोग निकल नहीं पाते थे। यहाँ हजरत की गैंग घूमती थी, हन्ने की गैंग। नक्सलाइट मूवमेंट, सिमी का नेटवर्क इतना मजबूत था कि झिरनिया के जंगलों में कुआं भरा हुआ हथियार मिलता था मध्य प्रदेश के एक कोने में। तो नक्सलाइट मूवमेंट बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि उस समय के कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे लिखीराम जी कामरे, उनकी घर में घुस के नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। लगातार आप जनता के बीच में रहते हैं, समय के साथ जनता की अपेक्षाओं में क्या परिवर्तन आप देखते हैं? हम जब आज से 36 साल पहले विधायक बने थे 90 में, तो स्वाभाविक रूप से बहुत छोटी छोटी बातें गांव में जाओ तो लोग कहते थे। बहुत बड़ी मांग होती थी तो खरंजा की मांग हो जाती थी कि गांव के अंदर खरंजा लगवा। बुलडोजर एक्शन को आप किस रूप में देखते हैं? तानाशाही वाली नीति है जो आपके परिवार परिजनों का, इसमें क्या कसूर है? अवैध निर्माण कोई करेगा तो बुलडोजर एक्शन होने में क्या दिक्कत है? अपराध मानसिकता तो परिवार से ही आती है, संस्कार तो हम परिवार में ही देते हैं। हम जिस संस्कृति से आते हैं, हम सनातन संस्कृति आते हैं, तो वहाँ तो हम संस्कार का केंद्र ही परिवार को मानते हैं। ऐसे कौन से सबक राजनीति के जो आपको लगता है कि पहले के दशक में इतना महत्वपूर्ण नहीं था, आज ज्यादा प्रासंगिक है? नमस्ते बंधुओं, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैं द चौपाल के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दतिया की राजनीति से लेकर मध्य प्रदेश और फिर पूरे देश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बहुत धन्यवाद। दादा, मैं सबसे पहले तो आपके राजनीतिक जीवन से ही शुरुआत करूंगा। एक विधायक के रूप में आपने काम करना शुरू किया और अब आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपने किस तरीके से अपने राजनीतिक की सफर की पूरी एक यात्रा तय की है? क्या महसूस होता है अभी? अच्छा महसूस होता है, अच्छी यात्रा रही जी। 6 बार लोगों ने चुना है जी। इसलिए मैं मानता हूं कि काफी अच्छा सफर रहा है। जितनी सेवा हो सकी जनता की, मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा डूब कर सेवा की। माई ने सामर्थ्य दी, माई ने कृपा करी और मैं सेवा कर पाया, अच्छा लगता है जी। लगातार आप जनता के बीच में रहते हैं, समय के साथ जनता की अपेक्षाओं में क्या परिवर्तन आप देखते हैं? काफी परिवर्तन आ गया है। हम जब आज से 36 साल पहले विधायक बने थे 90 में, तो स्वाभाविक रूप से बहुत छोटी छोटी बातें गांव में जाओ तो लोग कहते थे। बहुत बड़ी मांग होती थी तो खरंजा की मांग हो जाती थी कि गांव के अंदर खरंजा लगवा दो। फिर देश काल परिस्थिति और परिवेश बदला, प्रजातंत्र और मजबूत हुआ, लाइसेंस पे आ गए फिर लोग। आज मोदी जी के आने के बाद से लोगों का सोच और विचार दोनों बदल गया। प्रधानमंत्री और लोग विकास की बात करने लगे कि उनके क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उनके गांव का विकास होना चाहिए, शिक्षा रोजगार उन्मूलक होना चाहिए। पहले तो 5वीं तक स्कूल पेड़ के नीचे भी लग जाता था तो संतुष्ट हो जाते थे। आज अगर स्कूल की बिल्डिंग तो है पर लाइट और वो नहीं है नल, तो भी लोग उसकी मांग रख देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत हुआ वैसे वैसे आह्वान होने लगा है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के गृह मंत्री के तौर पर आपने काम किया, जो कि एक संवेदनशील माना जाता था लॉ एंड ऑर्डर के अगर नजरिए से हम बात करें तो। क्या चुनौतियां रही और क्या बदलाव रहे आपके कार्यकाल के दौरान? मध्य प्रदेश में आप तुलनात्मक रूप से पूछ रहे हैं जी, और तुलनात्मक रूप से आपको अध्ययन अगर करना है तो 20 साल पीछे जाना पड़ेगा जी। कि कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा की सरकार थी। ऐसे करोगे आप तो परिवर्तन दिखाई देगा कि जब यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी की सरकार हुआ करती थी 10 साल, तो लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति थी कि जिस इलाके में आप आए हैं,
दतिया और बुंदेलखंड के। इस इलाके में रात में लोग निकल नहीं पाते थे। यहाँ हजरत की गैंग घूमती थी, हन्नी की गैंग घूमती थी, राम बाबू की गैंग, दयाराम की गैंग, निर्भय की गुर्जर की गैंग मध्य प्रदेश में, जगजीवन परिहार की गैंग, ठोका की गैंग, ठोकिया की गैंग, ये पूरी गैंग बिंद तक जाती थी। ये पूरा इलाका जिस इलाके में आप चल रहे हैं अभी, ये डाकुओं से सरसब्ज माना जाता था। इस इलाके से हम जैसे ही दूसरा इलाका उज्जैन मालवा का जात पकड़ते हैं तो वहाँ नक्सलाइट मूवमेंट, सिमी का नेटवर्क इतना मजबूत था कि झिरनिया के जंगलों में कुआं भरा हुआ हथियार मिलता था। नक्सलाइट मूवमेंट के हम बालाघाट की तरफ अगर चले जाएं मध्य प्रदेश के एक कोने में, तो नक्सलाइट मूवमेंट बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा था कि उस समय के कांग्रेस की सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे लिखी राम जी कामरे, उनकी घर में घुस के नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी। आज मध्य प्रदेश में एक भी चिन्हित डाकू गैंग नहीं है। आज मध्य प्रदेश में कोई सिमी का नेटवर्क नहीं है। आज मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी नक्सल गतिविधि नहीं है। ये परिवर्तन आप जब ऐसे तुलना करोगे तो आपको दिखेगा कि एकदम पलटा हो गया। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां है वहीं हो पाया है। मैं भी पूरे आपको देश के परिदृश्य में नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मध्य प्रदेश की। आपने पूछा है तो ये परिवर्तन हमारे यहाँ पे आया। दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो बिजली कभी कभी आती थी, आज बिजली कभी कभी जाती है। ये परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन जनता को दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का, बिजली का, सड़क का। दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है कि गड्ढा में गड्ढा है, पता नहीं चलता था। आज आप जिस सड़क पे चल रहे हो, कांग्रेस सरकार में इस सड़क पे चलना मुश्किल था, और आज आप चल रहे हो तो शूटिंग कर रहे हो जी, बिल्कुल। पेट में पानी नहीं हिल रहा है। ये परिवर्तन देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, प्रदेश देख रहा है, आपके सामने है। तो जब ऐसे तुलना करोगे तो बहुत आपको दिखाई देगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो हम देख ही रहे हैं। बाकी दादा एक सवाल जैसे आपने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, आप जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, जब अपराधियों पे कार्रवाई की बात आती है तो बुलडोजर एक्शन की बड़ी बात होती है। आपके भी कार्यकाल में हमने देखा, और अभी अगर आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की हम बात करें वहां पे भी, तो इस बुलडोजर एक्शन को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये उचित है? क्योंकि इस पे लगातार विपक्षी हमला करता है कि भाई ये तो एक तरीके से तानाशाही वाली नीति है, जो आप अपराधियों को इस तरीके से नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उनके परिवार परिजनों का इसमें क्या कसूर है, इस तरीके की बातें की जाती हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, अवैध काम अगर कोई करेगा, अवैध निर्माण कोई करेगा तो बुलडोजर एक्शन होने में क्या दिक्कत है? मैं तो गलती नहीं मानता हूँ। और अपराध की मानसिकता तो परिवार से ही आती है। संस्कार तो हम परिवार में ही देते हैं। हम जिस संस्कृति से आते हैं, हम सनातन संस्कृति आते हैं, तो वहां तो हम संस्कार का केंद्र ही परिवार को मानते हैं। और अगर अतिक्रमण किया गया है, अवैधानिक काम किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, तो टूटना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? दादा, मध्य प्रदेश के जो युवा इस वक्त राजनीति में सक्रिय हैं या आगे आने की उम्मीद करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किन गुणों का होना ज्यादा जरूरी है अगर आप राजनीतिक फलक पे कुछ अच्छा करना चाहते हैं? तो देखिए, हमको समर्पित भाव से आना चाहिए राजनीति के अंदर। भाव अगर पवित्र और समर्पित लेके हम आते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको आज आलोचना नहीं होती और हम आलोचनाओं पर ध्यान भी नहीं देते। अन्यथा राह में जो कंटकाकीर्ण मार्ग है राजनीति का, वो इतना कुलसित और दूषित हो गया है कि भटकाने वाले हर 4 कदम पे खड़े रहते हैं। आपको लालच देने वाले, आपको तेरे को क्या मिला है, तू इतने दिन से काम कर रहा है, तेरा क्या होगा। राजनीति तो धैर्य मांगती है, प्रतीक्षा मांगती है, और धैर्य और प्रतीक्षा के साथ अगर आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, मैं मानता हूं कि चलने वाले को मंजिल तो मिलती है। ऐसे कौन से सबक राजनीति के जो आपको लगता है कि पहले के दशक में इतना महत्वपूर्ण नहीं था, आज ज्यादा प्रासंगिक है? पहले लोग संबंध बनाते थे तो निभाते थे। आज लोग संबंध फायदे के लिए बनाते हैं। एक व्यवसायिक
रूप से काम लगभग कर रहे हैं। जो अंतर है दोनों के तब की परिस्थिति में आज की, आजकल कॉमर्शियल ज्यादा हो। हाँ, जहाँ फायदा होता है अब तो वही संबंध बनाए जा रहे हैं। जी, अब आगे बढ़ते हैं। आपके मतलब अगर मैं दिनचर्या देखूं, अभी मैं देख भी रहा था, सैकड़ों कार्यकर्ता आपका इंतजार कर रहे थे और आप इतना भाग दौड़ भरी जिंदगी जीते हैं। तनाव के समय में या जब आपको रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है तो आप किस तरफ का सहारा लेते हैं? म्यूजिक, हमने सुना है आपको शेरो शायरी का भी शौक है, या भजन भाव, क्या करते हैं आप जिससे आपको रिलीफ मिलता है? तनाव नहीं होता जी, तनाव कहना ठीक नहीं है। हम देखो, देखने का भाव क्या है को, आप जिस भाव से देखेंगे वैसा मन बनेगा आपका, जैसा मन बनेगा वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वो वैसे शब्द बनेंगे, जो शब्द होंगे वही हमारे कर्म बनेंगे और वो कर्म हमारा भाग्य बनेगा। तो इसलिए हमको अपना भाग्य संवारना है, तो तनाव तो नहीं आने देना चाहिए। और हम तनाव लाते भी नहीं है, लोगों के हैं जितना काम आ सकते हैं, जितनी क्षमताएं बची हैं उस क्षमता से काम करते हैं। गाने सुनते हैं आप? कविताएं भी सुनता हूँ, गाने भी सुनता हूँ। किस तरीके की कविताएं पसंद है आप? हास्य व्यंग की। हास्य व्यंग, काका हाथरसी सभी। काका हाथरसी जी तो अब रहे नहीं जी जी, बहुत पुराने कवि हैं जी, पर बहुत अच्छे कवि थे जी। दादा, अभी हम जिस स्थान पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, डबरा में आपने एक नवग्रह का भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं आप। उसकी काफ़ी चर्चाएं हमने सुनी, हमने इसको देखा भी, विजिट भी किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत दिव्य भव्य उसका प्रांगण तैयार हो रहा है। कैसे ये भाव आया और ये क्या पूरी कार्य योजना रही, इस पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप विस्तार से प्रकाश डालें। मेरे बड़े भाई हैं, उनका काफी योगदान है इसमें। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी तपस्या से इतना बड़ा संस्थान बन पाया है और उन्हीं के मन में कल्पना ये आई थी और फिर आमजन का सहयोग उसमें सब मिलता चला गया। और ये मुझे लगता है कि देवताओं के द्वारा ही कराया गया काम है, आदमी तो नहीं कर सकता और हमारा तो कोई उसमें ज्यादा रोल है नहीं। परिवार का है, समाज का है या देवताओं ने जो मार्गदर्शन दिया है उनका। कुछ विशेषताएं इस मंदिर के विषय में अगर आप बताना चाहें जो ये विशेषता इस मंदिर की ऐसी है कि देखिए, विश्व के अंदर ऐसी मूर्तियां आपको मिलेंगी नहीं जो अष्ट धातु की बनी। एक बात, एक एक मूर्ति 15-15 कुंटल की है। कोशिश की गई है कि जिस देवता की जो धातु है उस धातु का ये निर्माण हो। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विराजमान है। पूजनीय मूर्ति अलग है, दर्शनीय मूर्ति अलग है और इनके आदि देव अलग है। जो तंत्र के लिए स्थान चाहिए होता है वो स्थान है और वह पूजनीय है। 108 खम्भों पर इसका निर्माण किया गया है। इसकी जो 9 बुर्ज बने हुए हैं, मीनारें बनी हुई हैं। सूरज किसी भी दिशा में हो, कभी एक मीनार की परछाई दूसरी मीनार को टच नहीं करती है। सूर्य उदय के वक्त हो, सूर्य अस्त के वक्त हो, ऊपर तो होने पर सवाल ही नहीं होता है। ऐसी अनेक विशेषताएं वास्तु शास्त्र की भी हैं, उसकी परिकल्पना की गई है। 108 ऐसी खिड़कियां हैं, सूर्य की रोशनी जिनसे मंदिर को आलोकित और प्रकाशित करती रहती है अंदर गर्भगृह तक, जिससे रोशनी सूर्य भगवान की उदय होने के बाद जाती है। हम अपने पुराने स्थापत्य की इतनी सारी कहानियां पढ़ते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं, तो ये आधुनिक समय में इस तरीके के स्थापत्य कला के साथ इतना भव्य मंदिर बनवाना कैसी चुनौतियां रही इसमें? ये आसान रहा या इसके लिए कुछ अलग से आप लोगों ने प्रबंध किया? नहीं, अलग से प्रबंध तो करना ही पड़ते हैं। इतना बड़ा संगमरमर का बना हुआ मंदिर है, जी जी, पत्थर का बना हुआ नहीं है, संगमरमर का मंदिर है। तो सारी जनता ने किए प्रबंध, परिवार ने प्रबंध किए। बड़ा परिवार है, बड़े भाई है मेरे 2 और सबसे बड़े भाई ने तो पूरा अपने आप को डुबा ही लिया था उसमें। भतीजे हैं, बेटे हैं, सभी ने किया प्रयास, उस पर सामूहिक प्रयास था वो। अब एक सवाल जो कि मैंने अपने जब पेज पे डाला कि हम आपका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो दर्शकों का भी था, आपके चाहने वालों का भी और आपके कार्यकर्ताओं का भी, कि दादा बहुत लंबा समय हो गया है सरकार और संगठन से आप बिल्कुल किसी आधिकारिक तौर पे किसी पद पे नहीं है,
तो ये कब तक चलने वाला है या आगे की क्या कार्य योजना है? नहीं, ये एक ध्यान रहे, पद होना अलग बात है, काम होना अलग बात है। जी। पद की पार्टी ने 30 साल विधायक रखा, 16 साल मंत्री रखा, कितने पद पे रखेगी पार्टी? टिकट तो पार्टी ने अभी भी दिया था, हम नहीं जीते तो हमारी गलती, पार्टी की क्या गलती? दूसरा काम वाली बात है। काम में आप अंदाज करिएगा कि मैं चुनाव हार के पहुंचा भी नहीं था और उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश पूरे का ज्वाइनिंग टोली का संयोजक बना दिया था। जी। ज्वाइनिंग टोली के कार्य को मैं समेट पाता जब तक महाराष्ट्र चुनाव में भेज दिया मुझे। महाराष्ट्र से निपट के आए तो दिल्ली चुनाव में भेज दिया, दिल्ली चुनाव से निपट के आए तो बिहार चुनाव में भेज दिया। काम की उनने कभी कमी नहीं रखी और मैं सिर्फ काम ही चाहता हूं, पद नहीं चाहता। ऐसा मैं हर बार कहता हूं, पर आप लोग चर्चा में पद ले आते हो तो मैं क्या करूं? चर्चा में आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं किसी न किसी पद पे। तो पद पे रह के तो कोई भी काम कर लेता है, बिना पद पे रह के काम करो तो मजा ही कुछ और है। और ऐसा भी नहीं है पद लिए नहीं है, बहुत पद रहे हैं। जी। और जितना पार्टी ने दिया है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी। आप संगठन में भी काफी सक्रिय रहे और सरकार के में भी काफी आपने काम किया। किस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप क्या समझते हैं कि संगठन में रह करके काम करना ज्यादा बेहतर है या सरकार में रह करके काम करना ज्यादा बेहतर होता है? दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग है, दोनों का प्रकार अलग अलग है, तो इसलिए दोनों की तुलना नहीं हो सकती। संगठन के कार्य का प्रकार एकदम अलग है और सरकार के कार्य का प्रकार एकदम अलग है। अब मैं आखिरी पड़ाव में पहुंचता हूं अपने इस पॉडकास्ट के। अभी हालिया अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। एक धड़ा ये कह रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी संगठन का कि एक युवा नेतृत्व को उन्होंने अवसर दिया है और ये पीढ़ी परिवर्तन का संकेत है। दूसरी तरफ एक खेमा है जो ये कह रहा है कि भाई अनुभवों के ऊपर तरजीह दी जा रही है, इसका साइड कहते हैं ना कि सेटबैक भी हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं नितिन नवीन जी को अध्यक्ष के रूप में आप किस रूप में देखते हैं और पार्टी के निर्णय को किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छे रूप में देखता हूँ। ये नितिन नवीन जी का नवीन वो कार्यकाल है और जितना मैं नितिन नवीन जी को जानता हूँ वो शांत हैं, सौम्य हैं, सरल हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं, कर्मठ है, कर्मयोगी हैं, राष्ट्र भक्त हैं, पार्टी भक्त हैं और सरकार और संगठन दोनों का अनुभव साथ में लिए हुए हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो ये मतलब माना जाए कि मास्टर स्ट्रोक है? निश्चित निश्चित। जी दादा, अब एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल। मैं उस मंदिर का ही रेफरेंस लेकर के पूछूंगा कि माँ पीताम्बरा को राज सत्ता की देवी कहा जाता है, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है। और ये पीताम्बरा माता के ही क्षेत्र परिक्षेत्र में नवग्रह मंदिर को एक तरीके से आप क्या इसको टूरिज्म के रूप में, क्योंकि हम दतिया की जब बात करते हैं तो दतिया मध्य प्रदेश के बाकी शहरों के तुलना में बहुत संभावनाएं रखता है। यहाँ झील है, यहाँ माता पीताम्बरा का पीठ है, आप अभी नवग्रह मंदिर की जो बनवा रहे हैं उसकी भी काफ़ी भव्यता है, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में टूरिज्म के मामले में कहीं ना कहीं दतिया पीछे कैसे रह गया के बजाय भोपाल, ग्वालियर, इंदौर की तुलना में? ये मैं थोड़ा सा समझने का प्रयास करता हूँ। पीछे तो नहीं कह सकते पर इंदौर से तुलना भी नहीं कर सकते क्योंकि इंदौर में एयर कनेक्टिविटी ज्यादा थी और दतिया में एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। अब एयरपोर्ट बन गया है, एयर कनेक्टिविटी धीरे धीरे हो जाएगी दतिया में और निश्चित नई उड़ान भरेगा दतिया। आपने हमसे बातचीत की, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें बताइएगा और अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ भी साझा करिएगा। और आपके और भी कोई सवाल हों तो आप जरूर बताइएगा। अगली बार जब भी हम दादा से बातचीत करेंगे तो आपके प्रश्नों को इनके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।